नमस्ते। दुनियादारी में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे भारत के विकास में नौकरशाही अभी भी क्यों मायने रखती है। वाई ब्यूरोक्रेसी स्टिल मैटर्स इन इंडियाज डेवलपमेंट। भारत की नौकरशाही यानी ब्यूरोक्रेसी कुछ के लिए ये देश का स्टील फ्रेम है जो इसे जोड़े रखता है। हाँ। दूसरों के लिए ये लाल फीताशाही रेड टेप का जाल है जो प्रोग्रेस रोकता है। आज़ादी के बाद से आईएएस और पूरी सिविल सेवा ने नेशन बिल्डिंग और डेवलपमेंट में एक अहम रोल निभाया है। बिल्कुल। लेकिन आज के डिजिटल जमाने में प्राइवेट सेक्टर की रफ्तार और मिनिमम गवर्नमेंट की बातों के बीच ये सवाल उठता है, क्या ये ट्रेडिशनल ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर आज भी रेलेवेंट है? क्या इसकी वाकई जरूरत है? बिल्कुल, ये सवाल बहुत जरूरी है और इसका जवाब सीधा हाँ या ना में नहीं है। क्रिटिसिज्म और रिफॉर्म के कोशिशों के बावजूद क्या भारत के डेवलपमेंट एम्बिशंस के लिए ब्यूरोक्रेसी आज भी इंडिस्पेंसिबल है? हाँ, यही समझना है। आज जो मटेरियल हम देख रहे हैं उसके आधार पर हम इसके हिस्टोरिकल सफ़र, इसके ढांचे, आज की चुनौतियों और इसके ज़रूरी कामों जैसे पॉलिसी लागू करना, रेगुलेशन, सोशल वेलफेयर, इन सब पर गौर करेंगे। ठीक है। समझने की कोशिश करेंगे कि इतनी आलोचनाओं के बाद भी ये टिकी क्यों है और क्यों ज़रूरी लगती है। तो शुरुआत हिस्ट्री से करते हैं। सुना है इसकी जड़ें कॉलोनियल रूल में हैं। आईसीएस यानी इंडियन सिविल सर्विस का मेन फोकस तो रेवेन्यू कलेक्शन और लॉ एंड ऑर्डर था, डेवलपमेंट तो था ही नहीं। सही कहा। ब्रिटिश इंडियन सिविल सर्विस आईसीएस जो 1858 में बनी थी, उसका मकसद बिल्कुल यही था, अंग्रेजी हुकूमत के लिए लगान वसूलना और कानून व्यवस्था बनाए रखना ताकि राज चलता रहे। डेवलपमेंट उनका एजेंडा नहीं था। हाँ, वो तो बस कंट्रोल चाहते थे। बिल्कुल। लेकिन आज़ादी के बाद लीडर्स लाइक सरदार पटेल ने समझा कि नए देश को चलाने और जोड़ने के लिए एक मजबूत एडमिनिस्ट्रेटिव ढांचे की ज़रूरत है। इसीलिए उन्होंने इसे स्टील फ्रेम कहा। अच्छा। 1947 में आईसीएस का आईएएस बनना सिर्फ नाम का बदलाव नहीं था, ये सोच का बदलाव था। कॉलोनियल कंट्रोल से डेवलपमेंटल गवर्नेंस की तरफ। मतलब फोकस बदल गया। हाँ, संविधान ने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के जरिए एक परमानेंट सिविल सर्विस बनाई ताकि सिलेक्शन मेरिट पर हो और पॉलिटिकल प्रेशर से कुछ हद तक बचा जा सके। ये नेहरू के डेवलपमेंटल स्टेट के विजन को दिखाता था। अच्छा, तो फिर पंचवर्षीय योजनाएं आई, प्लानिंग कमीशन का दौर, तब तो ब्यूरोक्रेसी बिल्कुल सेंटर में आ गई होगी। एब्सोल्युटली। प्लानिंग कमीशन के दौर में ब्यूरोक्रेट्स पॉलिसी बनाने और लागू करने के कोर में थे। मतलब वही सब कुछ कर रहे थे एक तरह से। हाँ, वो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर्स नहीं रहे बल्कि डेवलपमेंट एजेंट्स बन गए। इंडस्ट्रियलाइजेशन, एग्रीकल्चरल मॉडर्नाइजेशन, पॉवर्टी एलिविएशन, सब में उनका रोल था। इसी दौर में ब्यूरोक्रेसी का काफी एक्सपेंशन हुआ। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस खुले, रेगुलेटरी बॉडीज बनी, वेलफेयर डिपार्टमेंट्स बने, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन मजबूत हुआ। पूरा एक नेटवर्क बन गया होगा। बिल्कुल। दिल्ली के मंत्रालयों से लेकर दूर दराज के गांवों में डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर तक पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन का एक पूरा नेटवर्क तैयार हुआ। लेकिन 1991 के इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन ने सब बदल दिया। लाइसेंस राज खत्म, कंट्रोल्स कम हुए। हाँ, वो एक बड़ा मोड़ था। तो लगा होगा कि अब शायद ब्यूरोक्रेसी उतनी रेलेवेंट नहीं रहेगी। हाँ, लिबरलाइजेशन से लाइसेंस राज खत्म हुआ। इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, इंपोर्ट कोटाज, प्राइस कंट्रोल्स पर ब्यूरोक्रेसी का सीधा कंट्रोल कम हुआ। तो क्रिटिक्स ने कहा होगा कि अब जरूरत नहीं है। हाँ, कई क्रिटिक्स ने कहा कि अब ब्यूरोक्रेसी इरेलेवेंट हो जाएगी, मार्केट और प्राइवेट एंटरप्राइज विकास संभालेंगे। लेकिन हुआ इसका उल्टा। अच्छा, कैसे? लिबरलाइजेशन ने ब्यूरोक्रेसी की भूमिका बदली, खत्म नहीं की। डायरेक्ट कंट्रोल से फोकस शिफ्ट हुआ रेगुलेशन की तरफ। रेगुलेशन मतलब? उसको रेगुलेट करना और ये देखना कि मार्केट रिफॉर्म्स से सोशल इनइक्वालिटी और न बढ़ जाए। रोल बदला, कंट्रोलर से फैसिलिटेटर और रेगुलेटर का हुआ, पर इंपॉर्टेंस बनी रही, बल्कि और कॉम्प्लेक्स हो गई। अच्छा, तो ये स्ट्रक्चर कैसा है? सेंटर, स्टेट और लोकल लेवल पर यह हायरार्की कैसे काम करती है? एक क्लियर हायरार्की है। सबसे ऊपर यूनियन गवर्नमेंट, फिर स्टेट गवर्नमेंट्स और नीचे लोकल बॉडीज। और ये ऑल इंडिया सर्विसेज, आईएएस, आईपीएस? हाँ, ऑल इंडिया सर्विसेज, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, ये सेंटर और स्टेट्स के बीच एक पुल का काम करती हैं, जिसे पॉलिसी कोऑर्डिनेशन में मदद मिलती है। कोऑर्डिनेशन मतलब तालमेल? बिल्कुल। सेंटर में दर्जनों मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स हैं, लाखों सिविल सर्वेंट्स हैं। स्टेट्स का अपना स्ट्रक्चर और कैडर्स है।
काफी बड़ा है ये तो। हाँ, ये पूरा ऑर्गेनाइजेशनल नेटवर्क भारत के हर कोने तक 28 राज्यों, 8 यूटीज, 750 से ज्यादा जिलों और 6.5 लाख गांवों तक स्टेट की प्रेजेंस और काम करने की कैपेसिटी सुनिश्चित करता है। और रिक्रूटमेंट प्रोसेस, वो मशहूर यूपीएससी एग्जाम दुनिया की सबसे टफ एग्जाम्स में से एक मानी जाती है। बिल्कुल, हर साल 10 लाख से ज्यादा लोग अप्लाई करते हैं, लगभग 1000 पोस्ट के लिए। 10 लाख में से 1000। हाँ, ये मेरिट बेस्ड सिस्टम कोशिश करता है कि केपेबल लोग सिस्टम में आए। सिलेक्ट होने के बाद मसूरी में LBSNA में ट्रेनिंग होती है, फिर स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग। ट्रेनिंग में क्या सिखाते हैं? फोकस कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, पॉलिसी एनालिसिस और एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स पर रहता है। स्टेट लेवल सर्विसेज में भी सिमिलर प्रोसेस होता है। इससे देश भर में एक बेसिक एडमिनिस्ट्रेटिव अंडरस्टैंडिंग बनी रहती है। और इसका कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस क्या है? पॉलिटिकल कंट्रोल और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी के बीच ये बैलेंस कैसे बनता है? और रहेगा। ठीक है। लेकिन आर्टिकल्स 309, 311 सिविल सर्वेंट्स को जॉब सिक्योरिटी और कुछ प्रोसीजरल प्रोटेक्शंस देते हैं, ताकि वो डरे नहीं। हाँ, इसका आइडिया ये है कि वो पॉलिटिकली न्यूट्रल रहकर सही एडवाइस दे सकें और पॉलिटिकल प्रेशर में ना आए। ये अकाउंटेबिलिटी और ऑटोनॉमी के बीच एक नाजुक बैलेंस है। बैलेंस बनाना मुश्किल होता होगा। बिल्कुल, ब्यूरोक्रेट्स को पॉलिटिकल लीडरशिप के अंडर काम करना है, लेकिन उनके पास इतनी फ्रीडम होनी चाहिए कि वो रूल्स के हिसाब से काम कर सकें और जरूरत पड़ने पर स्पीक ट्रूथ टू पावर। ठीक है, तो अब आते हैं इस बात पर कि ये आज भी क्यों जरूरी है। पहला पॉइंट, पॉलिसी फॉर्मुलेशन और टेक्निकल एक्सपर्टीज। अब तो थिंक टैंक्स और कंसल्टेंट्स भी हैं। वो मदद करते हैं जरूर, लेकिन सीनियर सिविल सर्वेंट्स के पास जो इंस्टीट्यूशनल नॉलेज, लीगल फ्रेमवर्क की समझ और पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को नेविगेट करने का एक्सपीरियंस होता है, वो बाहर वालों के पास नहीं होता। एग्जैक्टली, वो बाहरी सलाहकार नहीं दे सकते। कॉम्प्लेक्स पॉलिसी एरियाज में जैसे GST इंप्लीमेंट करना, एनवायरनमेंट रेगुलेशंस बनाना, डिजिटल गवर्नेंस सेटअप करना, ब्यूरोक्रेट्स ही वो टेक्निकल फाउंडेशन प्रोवाइड करते हैं जिस पर पॉलिटिकल डिसीजंस लिए जाते हैं। कोई एग्जाम्पल है इसका? आधार सिस्टम, उसके कंट्रोवर्सीज के बावजूद इतने बड़े स्केल पर टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन की ब्यूरोक्रेटिक कैपेसिटी दिखाता है। हाँ, आधार तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। बिल्कुल। एक और इम्पॉर्टेंट बात है पॉलिसी कंटिन्यूटी। सरकारें बदल सकती हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी चलती रहती है, इंस्टीट्यूशनल मेमोरी बनी रहती है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स के लिए क्रिटिकल है। और इम्प्लीमेंटेशन कैपेसिटी, लास्ट माइल तक पहुंचना, ग्राउंड लेवल प्रेजेंस। बिल्कुल, प्राइवेट सेक्टर वहीं काम करेगा जहां प्रॉफिट दिखेगा। हाँ, वो तो बिजनेस है। लेकिन ब्यूरोक्रेसी ही स्टेट की प्रेजेंस वहां तक ले जाती है जहां मार्केट नहीं पहुंचता। रिमोट, ट्राइबल एरियाज, कन्फ्लिक्ट जोन्स, डिजास्टर इफेक्टेड रीजन्स। जैसे DM और BDO। हाँ, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और BDO जैसे लोग ही पॉलिसी को जमीन पर उतारते हैं, नेशनल प्रोग्राम्स को लोकल नीड्स के हिसाब से अडेप्ट करते हैं। एग्जाम्पल के लिए MGNREG। बिल्कुल, MGNREG देखें, 6 लाख से ज्यादा गांवों में इसे इम्प्लीमेंट करना, हर साल 5 करोड़ से ज्यादा फैमिलीज को काम देना, ये इतना बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क है जो ना कोई NGO कर सकता है, ना प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर। इस स्केल पर रेगुलेशन का क्या, खासकर लिबरलाइजेशन के बाद इसकी जरूरत तो बढ़ी होगी। डेफिनेटली लिबरलाइजेशन ने इफेक्टिव रेगुलेशन की जरूरत को बढ़ाया, कम नहीं किया। अच्छा, मार्केट खुलने से नई चैलेंजेस आई, मोनोपोलीज रोकना, कंज्यूमर राइट्स प्रोटेक्ट करना, एनवायरमेंटल रूल्स का पालन करवाना, टेलीकॉम स्पेक्ट्रम मैनेज करना, फाइनेंशियल मार्केट्स को रेगुलेट करना। तो इसके लिए नए इंस्टीट्यूशंस बने। हाँ, इसके लिए स्पेशलाइज्ड ब्यूरोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस बने, जैसे कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, CCI, SEBI, ट्राई। इनका काम क्या है? इनको टेक्निकल एक्सपर्टीज चाहिए, इंडिपेंडेंस चाहिए और नियम कानून लागू करवाने की शक्ति चाहिए, यानी जरूरत पड़ने पर फाइन लगाने या लाइसेंस कैंसिल करने की पावर। ये तो जरूरी है। ये चीजें ब्यूरोक्रेसी में ही मिलती हैं। याद कीजिए 2008 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, भारत पर असर कम हुआ। इसका एक बड़ा रीजन RBI, जो एक ब्यूरोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है, कि कंजर्वेटिव बैंकिंग रेगुलेशंस थी। और सोशल जस्टिस, मार्केट तो इनइक्वालिटी पैदा करते हैं, इसमें ब्यूरोक्रेसी का क्या रोल है? बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। कॉन्स्टिट्यूशन सोशल जस्टिस के लिए कमिटेड है। हिस्टोरिकल इनइक्वालिटीज, जाति, धर्म, जेंडर, रीजन के बेसिस पर को एड्रेस करने के लिए स्टेट इंटरवेंशन जरूरी है। तो ये काम ब्यूरोक्रेसी करती है? हाँ,
ब्यूरोक्रेसी ही अफर्मेटिव एक्शन पॉलिसीज लाइक रिजर्वेशंस, वेलफेयर प्रोग्राम्स लाइक पीडीएस, आईसीडीएस, मिड डे मील, पेंशन्स और रीडिस्ट्रीब्यूटिव स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करने का प्राइमरी टूल है। रिजर्वेशंस का रोल? रिजर्वेशंस कंट्रोवर्शियल होने के बावजूद हिस्टोरिकली मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज को अपॉर्चुनिटीज देते हैं और इन्हीं कम्युनिटीज से निकले ब्यूरोक्रेट्स अब सीनियर पोजीशंस पर हैं। और वेलफेयर प्रोग्राम्स? बड़े पैमाने पर कल्याणकारी कार्यक्रम, पीडीएस, आईसीडीएस, मिड डे मील, पेंशन योजनाएं, ये सब नौकरशाही के इम्प्लीमेंटेशन ढांचे पर ही निर्भर है। लेकिन इसमें लीकेज और करप्शन की भी तो बातें सुनने में आती हैं। हाँ, वो समस्याएं हैं बिल्कुल, लेकिन इन वेलफेयर प्रोग्राम्स ने पॉवर्टी और हंगर कम करने में बड़ा योगदान दिया है। एक डेटा पॉइंट है, जननी सुरक्षा योजना जैसी स्कीम्स की वजह से इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज, हॉस्पिटल में डिलीवरी 2005-06 में 38.7% से बढ़कर 2019-20 में 88.6% हो गई। काफी बड़ा जंप है ये तो। ये ब्यूरोक्रेटिक इम्प्लीमेंटेशन का असर है। क्राइसिस मैनेजमेंट भी एक अहम काम है, जैसे नेशनल डिजास्टर्स या पैंडेमिक के टाइम। क्राइसिस के टाइम ब्यूरोक्रेसी की वैल्यू सबसे ज्यादा क्लियर होती है। नेचुरल डिजास्टर्स, पैंडेमिक्स, सिक्योरिटी थ्रेट्स, इकोनॉमिक शॉक्स, इन सब में कोऑर्डिनेटेड स्टेट रिस्पांस चाहिए होता है, जो सिर्फ सरकारी कर सकती है बड़े स्केल पर। एग्जैक्टली जो सिर्फ ब्यूरोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस ही इतने बड़े स्केल पर दे सकते हैं। कोविड-19 पैंडेमिक ने इसकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस दोनों दिखाई। वो दौर तो बहुत मुश्किल था। शुरुआती चैलेंजेस के बाद एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी ने ही लॉकडाउन इंप्लीमेंट किया, क्वारंटीन फैसिलिटीज बनाई, स्टेट से कोऑर्डिनेट किया, सप्लाई चेन्स मैनेज की और फिर दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन ड्राइव चलाया। हाँ, 2 बिलियन से ज्यादा डोजेस। बिल्कुल, 2.2 बिलियन प्लस डोजेस। इसी तरह डिजास्टर रिस्पांस में एनडीएमए, स्टेट डिस्ट्रिक्ट एडमिन, लोगों को निकालना, रिलीफ पहुंचाना, रिकंस्ट्रक्शन, सब ब्यूरोक्रेसी मैनेज करती है। ठीक है, ये सब तो इसकी जरूरत बताते हैं, लेकिन इसकी क्रिटिसिज्म भी कम नहीं है। रेड टेप एक बड़ा इशू है ना, स्ट्रक्चरल इनएफिशिएंसीज। हाँ, ये एक बड़ी चैलेंज है। ब्यूरोक्रेटिक प्रोसीजर्स अक्सर प्रोसेस पर इतना फोकस करती हैं कि आउटकम पीछे रह जाता है। मतलब काम होने से ज्यादा जरूरी है कि नियम फॉलो हुए या नहीं। कुछ हद तक ऐसा हो जाता है। इससे डिलेज होते हैं, ट्रांजैक्शन कॉस्ट्स बढ़ते हैं, जो सिटीजन्स और बिजनेसेस दोनों को परेशान करते हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में इंडिया की पोजीशन इसका एक रिफ्लेक्शन थी। ये क्यों होता है? कई बार ये प्रोसीजरलिज्म करप्शन रोकने के लिए बनाए गए रूल से ही पैदा होता है, जो अनइंटेंशनली इनिशिएटिव लेने से रोकता है। लोग रिस्क लेने से डरते हैं। और करप्शन, ये तो एक दीमक की तरह है जो सिस्टम को खोखला कर देता है। ये बहुत सीरियस प्रॉब्लम है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के करप्शन परसेप्शंस इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग कंसिस्टेंटली अच्छी नहीं रही है। किस तरह का करप्शन? छोटे मोटे कामों के लिए रिश्वत से लेकर बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स में कल्यूजन तक, वेलफेयर फंड्स की चोरी, फेवरेटिज्म, करप्शन के कई रूप हैं। इसका असर क्या होता है? ये डेवलपमेंट को अंडरमाइन करता है, रिसोर्सेज गलत जगह डाइवर्ट करता है और लोगों का सरकार पर भरोसा कम करता है। इसका सबसे ज्यादा नुकसान मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज को होता है। पॉलिटिसाइजेशन भी एक चिंता है। क्या न्यूट्रलिटी कम हो रही है? फ्रीक्वेंट ट्रांसफर्स, पॉलिटिकली मोटिवेटेड पोस्टिंग्स। हाँ, पॉलिटिकली न्यूट्रल सिविल सर्विस का जो कॉन्स्टिट्यूशनल आइडिया था वो कमजोर हुआ है। कैसे? ऑनेस्ट ऑफिसर्स के बार-बार ट्रांसफर्स, पॉलिटिकल कनेक्शंस के बेसिस पर पोस्टिंग्स, पॉलिटिकल एजेंडा के हिसाब से काम करने का प्रेशर, इन सबसे ब्यूरोक्रेटिक ऑटोनॉमी कॉम्प्रोमाइज हुई है। तो अफसर क्या करते हैं? कुछ सिविल सर्वेंट्स करियर एडवांसमेंट के लिए पॉलिटिकल पेट्रोनेज ढूंढते हैं, जिससे पॉलिसी एडवाइस और इंप्लीमेंटेशन की क्वालिटी पर असर पड़ता है। लैटरल एंट्री से ठीक होगा? लैटरल एंट्री या कॉन्ट्रैक्चुअल अपॉइंटमेंट्स का भी रिस्क है कि अगर वो मेरिट के बजाय लॉयल्टी पर बेस्ड हो तो ये प्रॉब्लम और बढ़ सकती है। बैलेंस जरूरी है। कैपेसिटी की कमी और स्किल गैप्स। क्या आज के कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस जैसे डेटा एनालिटिक्स, डिजिटल गवर्नेंस, क्लाइमेट चेंज के लिए हमारे ब्यूरोक्रेट्स तैयार हैं? रिक्रूटमेंट डिलेज की वजह से कई पोस्ट्स खाली रहती हैं। एक एस्टिमेट के मुताबिक सेंटर में ही लगभग 24% वैकेंसीज थी कुछ साल पहले। 24%? ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, खास करके स्पेशलाइज्ड और टेक्निकल रोल्स में वैकेंसीज इम्प्लीमेंटेशन कैपेसिटी को बुरी तरह अफेक्ट करती हैं। और स्किल्स का क्या? इसके अलावा जो जनरलिस्ट एडमिनिस्ट्रेटर्स कई साल पहले ट्रेन हुए थे, उनमें अक्सर आज के चैलेंजेस के लिए जरूरी स्किल्स की कमी होती है। ट्रेनिंग काफी नहीं है। नहीं हो पा रहा जितनी तेजी से पॉलिसी एनवायरनमेंट बदल रहा है। और अकाउंटेबिलिटी, अगर काम खराब हो या करप्शन हो तो क्या एक्शन होता है? या इम्प्यूनिटी का कल्चर है?
अकाउंटेबिलिटी एक वीक लिंक है। मॉनिटरिंग मैकेनिज्म्स तो बहुत है, पार्लियामेंट्री कमिटीज, सीएजी ऑडिट्स, एंटी करप्शन एजेंसीज, कोर्ट्स, लेकिन इफेक्टिव अकाउंटेबिलिटी अक्सर नहीं हो पाती। मतलब एक्शन नहीं होता। सिविल सर्वेंट्स के खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लेना बहुत स्लो प्रोसेस है और कम ही होता है। जब खराब परफॉर्मेंस या मिसकंडक्ट के लिए कॉन्सिक्वेंसेस ना के बराबर हो तो अच्छा काम करने का इंसेंटिव कम हो जाता है। कुछ केस स्टडीज देखते हैं इसको बेहतर समझने के लिए। डिजिटल इंडिया और जैम ट्रिनिटी, इसे काफी सक्सेसफुल माना जाता है। ये दिखाता है कि ब्यूरोक्रेसी बड़े स्केल पर टेक्नोलॉजी को लेवरेज कर सकती है। जैम ने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स डीबीटी को पॉसिबल बनाया। हाँ, पैसा सीधा अकाउंट में। बिल्कुल, जिससे करोड़ों में लीकेजेस कम हुई और पैसा सीधा बेनिफिशरीज तक पहुंचा। इसमें ब्यूरोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस जैसे यूआईडीएआई, एनपीसीआई का बड़ा रोल था। चैलेंजेस भी हैं इसमें। हाँ, चैलेंजेस है, जैसे कुछ लोग सिस्टम से बाहर रह जाते हैं, एक्सक्लूजन एरर्स या प्राइवेसी कंसर्न्स। लेकिन ये इनिशिएटिव ब्यूरोक्रेटिक कैपेसिटी का एक स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल है। केरला की हेल्थ सिस्टम, उसकी काफी तारीफ होती है। क्या ये एक ब्यूरोक्रेटिक सक्सेस स्टोरी है? हाँ, ये एक अच्छा एग्जाम्पल है कि कैसे इफेक्टिव ब्यूरोक्रेटिक इम्प्लीमेंटेशन से बेहतरीन सोशल आउटकम्स आ सकते हैं, जैसे वहाँ की हाई लाइफ एक्सपेक्टेंसी। उन्होंने क्या अलग किया? केरला की हेल्थ ब्यूरोक्रेसी ने एक स्ट्रॉन्ग प्राइमरी हेल्थ केयर नेटवर्क बनाया, कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स को ट्रेन किया, मॉनिटरिंग सिस्टम सेट किए और पॉलिटिकल चेंजेस के बाद भी कंसिस्टेंट इम्प्लीमेंटेशन जारी रखा। निपा वायरस और कोविड-19 के टाइम उनकी रिस्पॉन्स कैपेसिटी भी दिखी। और आरटीआई एक्ट, ये ब्यूरोक्रेसी को अकाउंटेबल बनाने का टूल है, लेकिन इंटरेस्टिंगली इसका इम्प्लीमेंटेशन भी ब्यूरोक्रेसी पर ही डिपेंड करता है। बिल्कुल, ये अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म ब्यूरोक्रेटिक कंप्लायंस पर ही चलता है। पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स, जो यूजुअली सिविल सर्वेंट्स होते हैं, वही आरटीआई एप्लीकेशंस प्रोसेस करते हैं और इंफॉर्मेशन देते हैं। तो ये काम कर रहा है। रेजिस्टेंस और चैलेंजेस के बावजूद आरटीआई ने लाखों लोगों को सरकारी जानकारी हासिल करने, करप्शन एक्सपोज करने और अपनी शिकायतें दूर करने में मदद की है। ये दिखाता है कि ब्यूरोक्रेसी को रिफॉर्म किया जा सकता है ताकि वो अकाउंटेबिलिटी के गोल्स को सर्व करे। फेलियर्स का क्या? स्मार्ट सिटीज मिशन, इसमें उतनी सक्सेस नहीं मिली जितनी उम्मीद थी। ये ब्यूरोक्रेसी की लिमिटेशंस दिखाता है। इम्प्लीमेंटेशन काफी अनइवन रहा है, डिलेज हुए हैं, कॉस्ट बढ़ी है और रिजल्ट्स पर सवाल उठे हैं। क्यों हुआ ऐसा? ये दिखाता है कि कॉम्प्लेक्स मल्टी स्टेक होल्डर प्रोजेक्ट्स को मैनेज करने में एग्जिस्टिंग ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर्स को स्ट्रगल करना पड़ता है, जहां प्राइवेट सेक्टर कोलैबोरेशन, सिटीजन पार्टिसिपेशन और क्विक टेक्नोलॉजी अडॉप्शन की जरूरत होती है। अर्बन डेवलपमेंट एक्सपर्टीज की कमी और लोकल बॉडीज की कैपेसिटी कंस्ट्रेंट्स भी इसमें एक फैक्टर है। तो क्या टेक्नोलॉजी, ई गवर्नेंस, एआई, ऑटोमेशन ब्यूरोक्रेसी को इरिलेवेंट बना देगी? इरेलेवेंट नहीं, ट्रांसफॉर्म कर देगी। टेक्नोलॉजी रूटीन काम ऑटोमेट कर सकती है, डिस्क्रिशन कम कर सकती है, ट्रांसपेरेंसी बढ़ा सकती है, सर्विस डिलीवरी इंप्रूव कर सकती है। जैसे पासपोर्ट सेवा केंद्र। हाँ, या ऑनलाइन टैक्स फाइलिंग। लेकिन गवर्नेंस सिर्फ टेक्निकल प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं है। इसमें वैल्यू जजमेंट्स होते हैं, पॉलिटिकल ट्रेड ऑफ्स होते हैं, कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से डिसीजंस लेने होते हैं जो एल्गोरिदम्स नहीं कर सकते। मतलब इंसान की जरूरत तो रहेगी। बिल्कुल, और टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करने के लिए भी ब्यूरोक्रेटिक कैपेसिटी चाहिए। सिस्टम डिजाइन करना, सबको इंक्लूड करना, डिजिटल डिवाइड को एड्रेस करना, प्राइवेसी प्रोटेक्ट करना, इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन करना। तो टेक्नोलॉजी रिप्लेस नहीं करेगी, सप्लीमेंट करेगी, फंक्शंस को बदलेगी। और टेक्नोलॉजी नई रेगुलेटरी चैलेंजेस भी तो ला रही है। डेटा प्राइवेसी, साइबर सिक्योरिटी, प्लेटफॉर्म मोनोपोलीज। एग्जैक्टली, डेटा प्रोटेक्शन, एल्गोरिथमिक बायस, एआई एथिक्स, साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स, ऑनलाइन कंटेंट रेगुलेशन, क्रिप्टो करेंसीज, इन सब इमर्जिंग एरियाज के लिए नई ब्यूरोक्रेटिक कैपेबिलिटीज और इंस्टीट्यूशंस की जरूरत है। तो मतलब ब्यूरोक्रेसी और रेलेवेंट हो रही है। हाँ, इससे ब्यूरोक्रेसी की रेलेवेंस कम होने के बजाय स्पेशलाइज्ड रेगुलेटरी एक्सपर्टीज की डिमांड और बढ़ रही है। तो अगर ये इंडिस्पेंसिबल है लेकिन इसमें इतनी खामियां हैं तो रिफॉर्म जरूरी है। किन एरियाज में फोकस होना चाहिए? कुछ की एरियाज हैं। पहला, परफॉर्मेंस एंड अकाउंटेबिलिटी। प्रोसेस छोड़कर आउटकम पर फोकस करना। बेटर परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, फास्टर डिसिप्लिनरी एक्शन, विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन, सिटीजन फीडबैक को सीरियसली लेना। दूसरा, स्पेशलाइजेशन एंड लैटरल एंट्री। जर्नलिस्ट बेस के साथ साथ
टेक्निकल फील्ड्स में ज़्यादा एक्सपर्टीज लाना, एकेडमिया, प्राइवेट सेक्टर से मिड करियर प्रोफेशनल्स को मेरिट के बेसिस पर गवर्नमेंट में लाना, ना कि पेट्रनेज पर। कुछ क्रिटिकल एरियाज में स्पेशलाइज्ड करियर पाथ्स बनाना। तीसरा, डिसेंट्रलाइजेशन, रियल पावर, फंड्स और फंक्शनरीज लोकल बॉडीज, पंचायत्स, म्यूनिसिपैलिटीज को ट्रांसफर करना और उनकी कैपेसिटी बिल्ड करना। चौथा, रिड्यूसिंग पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, पॉलिटिकल डायरेक्शन और एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूशन के बीच क्लियर बाउंड्रीज, की पोस्ट्स पर मिनिमम टेन्योर सिक्योरिटी, ट्रांसपेरेंट ट्रांसफर पॉलिसीज, ऑनेस्ट ऑफिसर्स का प्रोटेक्शन। और आखिरी, रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग रिफॉर्म्स, रिक्रूटमेंट में आज की ज़रूरत वाले स्किल्स, डेटा एनालिसिस, कम्युनिकेशन, टेस्ट करना, ट्रेनिंग को ज़्यादा प्रैक्टिकल और कंटिन्यूअस बनाना। तो कंक्लूजन यही है कि ब्यूरोक्रेसी आज भी मायने रखती है, इसके बिना काम नहीं चल सकता। बिल्कुल, ये पॉलिसी के लिए इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क देती है, इम्प्लीमेंटेशन के लिए ग्राउंड लेवल रीच देती है, मार्केट को रेगुलेट करने के लिए ओवरसाइट देती है, सोशल जस्टिस के लिए मैकेनिज्म देती है और क्राइसिस में रिस्पॉन्स कैपेसिटी देती है। ऐसा कोई दूसरा इंस्टीट्यूशन इस स्केल पर नहीं कर सकता। तो चैलेंज इसे बेहतर बनाना है। हाँ, चैलेंज ये नहीं है कि ब्यूरोक्रेसी मैटर करती है या नहीं, चैलेंज है कि इसे बेहतर कैसे बनाया जाए। रिफॉर्म की ज़रूरत है, इसको ख़त्म करने की नहीं। अकाउंटेबिलिटी और ऑटोनॉमी, एक्सपर्टीज और कोऑर्डिनेशन, टेक्नोलॉजी और ह्यूमन जजमेंट, कैपेसिटी और इंटेग्रिटी, इन सब के बीच सही बैलेंस बनाना होगा। मतलब मार्केट, टेक्नोलॉजी, सिविल सोसाइटी, सबका अपना रोल है, लेकिन वो स्टेट के कोर फंक्शंस जो ब्यूरोक्रेसी करती है उनकी जगह नहीं ले सकते। बिल्कुल सही। इंडिया के डेवलपमेंट गोल्स के लिए इफेक्टिव स्टेट कैपेसिटी चाहिए और ब्यूरोक्रेसी उसका कोर है। देश कितना आगे बढ़ेगा ये काफ़ी हद तक इस बात पर डिपेंड करेगा कि क्या हम अपने ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम को रिफॉर्म करके मजबूत बनाकर और इफेक्टिवली यूज कर पाते हैं while staying true to democratic accountability and constitutional values। वो स्टील फ्रेम शायद थोड़ा जंग लगा हो, उसे रिपेयर की जरूरत हो, लेकिन वो अभी भी स्ट्रक्चर को संभाले हुए है। काम उसे हटाना नहीं, उसे मजबूत करना, मॉडर्नाइज करना और बदलते वक्त के साथ अडेप्ट करना है। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या हमारी ब्यूरोक्रेसी आने वाले कल के चैलेंजेस जैसे क्लाइमेट चेंज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का गवर्नेंस या बढ़ती इनइक्वालिटी के लिए खुद को तेजी से बदल पाएगी? ये एक बड़ा सवाल है। Okay, so we hope you liked today's discussion. For more such discussions on general studies topics, subscribe to our channel. धन्यवाद। जय हिंद।